नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्यवसायी सुनील कांकरिया के हत्यारे की खोज में जुटी पुलिस, 7 टीमों का गठन, 35 अधिकारी किए गए शामिल। बीती रात कर दी गई थी सुनील कांकरिया की उनके ही घर में हत्या। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे 2 संदिग्ध व्यक्ति। पाथरी क्षेत्र में किनारदा और कंदई के जंगल से पुलिस ने बरामद की विस्फोटक सामग्री। एक पावरफुल हैंड ग्रेनेड भी बरामद। किसी वारदात को अंजाम देने नक्सलियों ने डंप कर रखी थी सामग्री। पादरीगंज की सरपंच की आत्महत्या के मामले को लेकर हुई सरपंच संघ की बैठक। सरपंच को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। 14 दिनों से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। ज्ञापन के माध्यम से रखी जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या का किया गया त्वरित निराकरण। और अब समाचार विस्तार से। नगर के मेन रोड स्थित महावीर चौक के पास रहने वाले व्यवसायी सुनील कांकरिया की बीती रात उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया सहित अनेक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लाश का पंचनामा कर अस्पताल भिजवाई गई। जानकारी के अनुसार मेन रोड पर महावीर चौक के पास रहने वाले सुनील कांकरिया 2 भाई थे। सुनील मनी लैंडिंग का कार्य करते थे और उनका छोटा भाई अनिल कांकरिया की धर्म ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। सुनील सोमवार की रात 10:30 बजे हनुमान चौक से मोटरसाइकिल पर अपने घर पहुंचे। वैसे ही उनके सिर पर किसी ने ठोस लोहे की चीज से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान कुछ आहट मिलने पर उनकी पत्नी ज्योति आई और अपने पति की खून से लथपथ लाश देख चिल्लाने लगी। तभी दोनों हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। श्रीमती ज्योति कांकरिया की आवाज सुनकर सुनील के छोटे भाई अनिल का बेटा मेहुल, जो घर में अकेला था, उसने खिड़की से देखा तो उसे 2 लोग तेजी से बाहर जाते हुए दिखे। इस पर मेहुल ने अपने पिता के दोस्त सुनील उत्कुड़े और संदीप जैन को फोन करके बताया और उनके आने पर ही मेहुल बाहर आया तो उसने देखा कि उनके बड़े पिता सुनील सीढ़ियों पर पड़े हुए थे और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। इस पर कोतवाली पुलिस को खबर दी गई। देखो पीछे चादर ला गए। एक मिनट, ये उड़ाने के लिए दो 3 लड़के बुला रहा है। दूसरा चादर क्या है सर? ये सब चद्दर ही को लेंगे ये लो, इसको डाल देना। इसको उड़ा दो, पूरा मुंह तक डाल देना। बहुत देना है। बड़ी वाली टॉर्च किसके पास है? ये ग्रामीण ट्रस्ट। आकाश, मरसुरी में कोई है? हाँ, अपना चौकी पापा ही बता दिए। उसको बता देना, नहीं जाएगा। ये इनका दूसरा शू इसी में रख दो। कुछ और तो नोट नहीं करना? नहीं, ठीक है, इसको रवाना करो। इस साइड भैया, इस साइड से पकड़ो, साइड में जैसा बना। तुम्हारा सेट मैंने उस ड्रम को मेरे पास मेरा सेट बता धीरे 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 आप साथ से कोई जा रहा है। इधर लाश को अस्पताल भिजवाने के बाद मंगलवार की दोपहर पोस्टमार्टम किया गया। सोमवार को सुनील के घर पर उनकी पत्नी ही थी। उनकी एक ही बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, वह पटना में है। उनकी बेटी के पटना से नहीं आ पाने के कारण मंगलवार को सुनील का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। वहीं सुनील के छोटे भाई अनिल अपनी पत्नी के साथ राजस्थान गए हुए थे और घटना के समय वापस लौटते हुए भंडारा में थे। सुनील की लाश अस्पताल के शीतगृह में रखी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने में लगी हुई है।
लेकिन अभी तक कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आगे की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार दोनों हमलावर घटना के समय मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। इस पूरे मामले में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि बालाघाट और बैहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में 7 टीमों का गठन किया गया है। यह 35 अधिकारी बीती रात से ही लगातार काम कर रहे हैं। ये रात में सुनील कांकरिया नाम के व्यापारी जो हैं, इनकी अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसको हमने पूरी गंभीरता से लिया है। और मैं स्वयं तथा दोनों एडिशनल एसपी जो हमारे हैं बैहर के और बालाघाट के, इनके मार्गदर्शन के साथ हमने 7 टीमों का कुल गठन किया है और हर टीम में 5 से 6 कर्मचारी हैं। ये 35 लोग जो हैं कल रात से और अभी तक लगातार काम कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमें सीसीटीवी फुटेज से भी मिले हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम इसे बहुत जल्दी इस प्रकरण को हल कर लेंगे। अभी जो जानकारी मिली है, जो इनके भतीजे थे उनने जो चश्मदीद साक्षी हैं वो और सड़क से निकल रहे एक व्यक्ति और थे और प्लस सीसीटीवी के आधार पे जो प्रत्यक्ष रूप से जो घटना कारित की है वो 2 लोगों द्वारा की गई है। जो साक्ष्य हमारे पास में है इस मूवमेंट तक, उसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्लियर कट आ रहा है। इन्होंने आरंभिक तौर पे तो घर में जब घुसे हैं तब चूँकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो सामान्य रूप से गए हैं, परंतु जो अभी साक्ष्य मिले हैं और जो उनके भतीजे ने देखा है उस वक्त ये मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे। जिला पुलिस बल और हॉक फोर्स के जवानों ने पाथरी क्षेत्र के जंगलों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह विस्फोटक सामग्री नक्सलियों द्वारा किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने के लिए डंप कर रखी गई थी। मुखबिर की सूचना पर जिला पुलिस बल और हॉक फोर्स के जवानों की टीम ने यह संयुक्त अभियान चलाकर सर्चिंग की और इस दौरान किनारदा और कंदई के जंगल में पेड़ के नीचे जमीन के अंदर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा डंप बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इन सामग्रियों के साथ एक पावरफुल जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया। चौकी पाथरी थाना मलाजखंड के अंतर्गत कल मुखबिर से सूचना मिलने पर सर्चिंग के दौरान जिला बल, हॉक बल और BDDS की टीम इनको एक डंप किनारदा के जंगलों में 200 मीटर अंदर रोड से मिला है और उसमें एक्सप्लोसिव पाउडर लगभग 5 किलो, वायर, डिटोनेटर और सबसे महत्वपूर्ण बात है एक जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है जो कि काफ़ी पावरफुल है। और इस पूरे डंप को जब्त करके थाना मलाजखंड में विस्फोटक अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध कायम करके और जांच की जा रही है और साथ ही जो जब्त शुदा एक्सप्लोसिव मटेरियल है इसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं कि इसकी क्षमता कितनी थी और किस तरह का ये एक्सप्लोसिव है। जिला सरपंच संघ की बैठक मंगलवार को कमला नेहरू सभागृह में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान पादरीगंज की सरपंच भक्ति ठाकुर द्वारा की गई आत्महत्या का मामला प्रमुख रूप से चर्चा में आया। परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार यह घटना हुई उससे यह प्रतीत होता है कि सरपंच के सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे एक सरपंच को जब कोई कार्यभार दिया जाता है, जनप्रतिनिधि के पास कोई कार्य आता है तो थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है। कोई भी आदमी इतना दूध का धुला नहीं है, वरना पक्ष विपक्ष होता ही नहीं। विपक्ष बना ही इसीलिए है कि पक्ष में बैठा हुआ आदमी कोई गलती करे उसको संज्ञान में जाकर के उस रास्ते को सही करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो। मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार का आत्मघाती कदम सरपंच ने उठाया, कहीं न कहीं पे उसके सम्मान को ठेस पहुंची और इसके जोरदार में इस जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना प्रशासन जिसके अंतर्गत जिला पंचायत सीओ मंजू सराय, मैं तुमको खुला चैलेंज करता हूँ। मधु भगत शुरू में भी भ्रष्टाचारी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन तुमने जिस प्रकार से दबाव हमारी पंचायत में हमारी पंचायत के सरपंच को दिया और उन्होंने जो आत्मघाती कदम उठाया, इतनी साहस वही लेडीज कर सकती है जिसका सम्मान और उस सम्मान के साथ उस महिला ने अपने ऊपर आत्मघाती कदम उठा के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसका ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। बैठक के दौरान स्वर्गीय भक्ति ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया।
इसके बाद सभी सरपंच विधायक मधु भगत के साथ पैदल ही एसपी कार्यालय पहुंचे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। के हत्यारों को, महिला सरपंच के हत्यारों को, अभी तो लड़ाई है, हत्ती ठाकुर के हत्यारों को, पादरीगंज सरपंच की हत्यारों को, पादरीगंज सरपंच के हत्यारों को। यहाँ उन्होंने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी को एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी की प्रताड़ना के कारण ही पादरीगंज की सरपंच भक्ति ठाकुर ने आत्महत्या की। उन्होंने सीईओ और पादरीगंज के पूर्व सरपंच पर भी कार्यवाही की मांग की। आज सरपंच संघ की बैठक हुई और सरपंच संघ में निर्णय लिया गया कि हम एसपी साहब ज्ञापन देंगे और एसपी साहब ज्ञापन देने के बाद 306 का मुकदमा जिला सीईओ मंजूर राय के खिलाफ दर्ज करने की मांग की गई है। चूँकि जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं निष्पक्ष जांच कर SIT गठन कर निष्पक्ष जांच करूंगा। क्योंकि न्यायिक जांच कलेक्टर महोदय करते हो, कलेक्टर महोदय खुद स्वयं मंजूर राय वर्तमान में है, इसलिए उससे उम्मीद नहीं रखते। हमको पुलिस अधीक्षक महोदय पूरा भरोसा है निष्पक्ष जाँच होगी और SIT गठन में दूध का दूध सच का सच सामने आएगा। क्योंकि जो हत्या आज हुई है 50% महिला आरक्षण की 50% महिलाओं की जिले में हत्या हुई है और यह हत्या सामान्य हत्या नहीं है। बहन भक्ति ठाकुर यहाँ प्रताड़ित हुई, रो रही थी जब मैं मिला उससे और जिला सीईओ द्वारा चेम्बर में बुलाकर ये कहा गया कि आप तत्काल पैसा दे, नहीं तो कल 11 बजे आपको जेल भेज दूंगी। भक्ति ठाकुर ने इस डर से आत्महत्या की, कल मुझे जेल जाना पड़ेगा और जेल जाने के बाद किसी महिला की इज्जत समाज में अच्छी नहीं होती। इस डर से उसने आत्महत्या की है और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के लिए, मानसिक प्रताड़ना करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए जिला सीईओ और साथ जिसका जिला सीईओ जो साथ दे रहा था अजय यादव, जिसके 13 लाख की रिकवरी थी, उसके बाद भी कार्रवाई न कर उसका सहयोग जो जिला पंचायत के आवेदन पे कर रही थी, उसके खिलाफ भी 306 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि पादरीगंज की सरपंच के आत्महत्या वाले मामले के लिए योग्य अधिकारियों की टीम गठित कर रहे हैं, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आज ये सरपंच संघ द्वारा यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अभी बीते दिनों जो पादरीगंज की महिला सरपंच द्वारा आत्महत्या की गई है उसकी जांच की बात इन्होंने ज्ञापन में कही है और उनको आश्वस्त किया गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और इसके लिए एक योग्य अधिकारियों की मैं एक टीम गठित कर रहा हूं जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और ये आश्वासन मैंने उनको दिया है। पिछले 14 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महिलाओं ने मंगलवार को रानी अवंतीबाई चौक पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते रानी अवंतीबाई चौक को जोड़ने वाले सभी 7 मार्गों में जाम लग गया और काफी देर तक यातायात चरमराया रहा। नियमितीकरण किए जाने एवं वेतनमान दिए जाने सहित अपनी प्रमुख 6 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की इन कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड स्थित रानी अवंतीबाई चौक की घेराबंदी कर दी और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगी। आंगनबाड़ी संगठन की महिलाओं द्वारा की गई इस घेराबंदी से रानी अवंतीबाई चौक से गुजरने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों के पहिए थम गए और लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्काजाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार SR वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की महिलाओं को समझाइश देकर संगठन की पदाधिकारियों से ज्ञापन लेकर चक्काजाम हटाया।
चक्का जाम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संगठन द्वारा 14-15 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी शासन या प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली है, जिसके चलते संगठन द्वारा चक्का जाम किया गया है। कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तत्काल हमें मानदेय को वेतन में बदला जाए। आज चक्का जाम भी किया था आप लोगों ने? हाँ, हम लोग ने 12-15 दिनों से हम लोग यहाँ पे 6 तारीख और 7 तारीख को प्रदेश व्यापी हड़ताल दी। 8 तारीख से हम जिला स्तर पे बैठे, जो कि आज तक हमारे पंडाल में शासन प्रशासन हमारे से यानी हमारे को देखने तक भी नहीं आया था। चिंता का विषय है, इसलिए हमने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में चक्का जाम किया है। अभी आप लोग का धरना की प्रारंभ रहेगा कि नहीं, हमारा धरना जब तक हमारे शासन प्रशासन हमें जो उच्च हमारे प्रदेश के मुखिया जब तक हमें लिखित में नहीं देंगे, जब तक हमारी अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। ये बताइए कि आपने इसकी परमिशन ली थी? नहीं, परमिशन हमने नहीं ली, क्योंकि हम रैली के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमेशा शासन प्रशासन को, हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारी को, उच्च अधिकारी को हम लोग चेताते आ रहे हैं, वो ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे। ये बताइए कि अगर इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार वर्मा ने बताया कि उन्होंने संगठन द्वारा दिया गया ज्ञापन स्वीकार किया है, जिसे वे मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालयों में पहुंचा देंगे। क्या मांगे हैं? ये इनकी मांग है, इसमें जो ज्ञापन दिया है तो नियमितीकरण है और वेतन बढ़ाने की मांग, वो मांग उनको लेकर ज्ञापन दे दिया है और अभी खत्म करेंगे। काफ़ी दिन से इन लोग की हड़ताल चल रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनको कुछ वो नहीं मिल पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। शासन भेज देंगे, शासन क्या। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन और छात्र छात्राओं में किशोर अवस्था के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं की जानकारी देकर उन्हें हल करने के लिए मंगलवार को शासकीय नवीन बालक हाई स्कूल बूढ़ी में जीवन कौशल शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें किशोर अवस्था के दौरान छात्र छात्राओं के समझ आने वाली विभिन्न समस्याओं की जानकारी देकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिए जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आयोजित इस प्रशिक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शासकीय नवीन बालक हाई स्कूल बूढ़ी की प्राचार्य श्रीमती रेखा वानखेड़े ने बताया कि 10 से 19 वर्ष की अवस्था में बालक बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही इसी किशोर अवस्था में छात्र छात्राओं के समक्ष विभिन्न परेशानियां आती हैं, जिसको हल करने का प्रशिक्षण शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया जा रहा है। हमारे पेरेंट्स के पास खुल के कहने का मतलब, क्योंकि हम अपने जिस कंफर्ट जोन में हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, हमें खुद नहीं पता था कि इसको पूछे तो कैसे पूछे, और हमारे पेरेंट्स हमको जैसे अभी के टीचर्स कहना चाहिए, जो काउंसलर हैं, जितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, उस टाइम में ये फैसिलिटी नहीं, तो हमने ये समस्याएं देखी है उस समय। लेकिन आज की स्थिति में जैसे ये आशा कार्यकर्ताएं हैं, आंगनवाड़ी में बहुत ओपनली इन लोगों को किशोरी बालिकाओं का प्रोग्राम करा रहे हैं ना। जैसे उस दिन अपनी बात हुई थी, तो किशोरी बालिकाओं के लिए इवन पैड्स भी अवेलेबल करा रहे हैं और उनको। मैडम बताएं, यहाँ कौन सा प्रशिक्षण हो रहा है, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जीवन कौशल प्रशिक्षण। जीवन कौशल से तात्पर्य ये है कि किशोरावस्था के दौरान हमारे छात्र छात्राओं को कौन कौन समस्याएं आती हैं, कैसा उनका निदान हम कर सकते हैं। तो ये किशोरावस्था हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और इसी पर हमारे भविष्य निर्भर करता है। और इसी समय जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहता है, उत्साह रहता है और सही एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो किशोरावस्था के दौरान चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं, उन कौन कौन सी शारीरिक परिवर्तन भी समय होते हैं, बच्चे किस प्रकार उनसे सफ़र करते हैं, कैसे उनको एक प्राकृतिक चीज़ें सोच के हम उसको आगे बढ़ाएं, उनका मार्गदर्शन करें। इस विषय पर एक हमारे दोनों संस्थाओं के शिक्षकों का जहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, और वो जो है 10 से 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इसमें रखकर कि उस समय उनकी कौन सी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से उनका हल करें और एक अच्छे नागरिक बनने की और उनको प्रेरित करें, इस और दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं।
भारतीय डाक विभाग की संभागीय शाखा बालाघाट में मंगलवार को आधार सीडिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डाकघर के सभी खातों को आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से जोड़ने और विभिन्न शासकीय भुगतान संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाए जाने की जानकारी दी गई। आयोजित इस कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सांसद बोध सिंह भगत ने सभी के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने की बात कही। वहीं प्रभारी कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने आधार सीडिंग कार्य की सराहना करते हुए इसे सुविधा मुहैया बताया। कैशलेस भुगतान को खत्म करना, नगदी लेन देन है उसको खत्म करके ये जो आजकल जो ट्रांजैक्शन जो होता है, आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसे डालने की, और ये सब डिजिटल भुगतान की ओर देश बढ़ रहा है। मेरे को तो ये जो आप लोगों को हमारे भी तिवारी जी ने बताया, ये सारे खाते जो है आधार से लिंक होंगे। आप लोग भी इसमें सब सहयोग करें और इससे जो पहले कोई भी लेन देन में जो गड़बड़ियाँ होती थी ये सब खत्म हो जाएगी इससे, और पारदर्शिता रहेगी लेन देन में। तो सारे भुगतान आजकल जो है और बड़ी सरल है, इसमें सब लोग यदि सहयोग करें तो हमारा जो ये जो डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है, सरकार की जो मंशा है, बिल्कुल सफल होगी इसमें बिल्कुल, और बहुत सहूलियत भी इसमें। आजकल नए नए ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, कभी कभी इसमें थोड़ा सावधानी भी बरतने की जरूरत है। खाते में ट्रांसफर कर देंगे पैसा, लेकिन जब हितग्राही किसी अन्य वेंडर को बहुत शुभकामनाएं। ये पोस्ट ऑफिस का जो ये कदम है, इससे हम जैसे जो हमारे जो हितग्राही हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उन्हें बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डाकघर बालाघाट डाक संभाग। सर, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कैशलेस ट्रांजैक्शन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो लिया हुआ है, कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे परम आवश्यक ये है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन जो है वो बायोमेट्रिक रिकग्निशन या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेस हैं उनके माध्यम से हो। डाक विभाग में यदि मैं बालाघाट डाक संभाग की बात करूं तो डाक संभाग के अंतर्गत 4 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी हैं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो हमारे शाखा डाकघर मिला के करीब करीब 626 जो डाकघर हैं, इन डाकघरों में टोटल 23,44,759 खाते हमारे हैं, जो जिनमें से अभी मात्र 2,43,784 खाते जो हैं वो जो आधार से लिंक हुए हैं। आज का जो आयोजन है ये 31 दिसंबर तक हम लोग एक विशेष ड्राइव चला रहे हैं कि हमारे जितने खाते हैं वो 100% आधार से लिंक हो जाएं, खाते आधार से लिंक हो जाएं, और साथ ही साथ यदि हितग्राही अपना मोबाइल नंबर भी उसमें देना चाहे तो वो उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक करा सकते हैं। लिंक कराने से फ़ायदा ये होगा। एनसीसी बालाघाट के सीनियर और जूनियर डिवीज़न के एनसीसी कैडेट्स ने मंगलवार को एक रैली निकालकर शहीदों को नमन किया। एनसीसी कैडेट्स ने रैली के माध्यम से शहीदों के स्मारक की मिट्टी एवं वेनगंगा का जल कलश में संग्रहित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, माता की जय, भारत माता की जय। मैं कैप्टन आर्यन झारिया, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बालाघाट। ये बैनगंगा का अपने बालाघाट की जो पावन नदी बैनगंगा है, और हमारे जो एनसीसी कैडेट हुए हैं जो शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, उनके नाम की मिट्टी और अपने बैनगंगा का जल अपनी राजधानी भोपाल में पुरातत्व संग्रहालय में अपने बालाघाट के नाम से शहीदों की याद में वहाँ पुरातत्व संग्रहालय में रखे गए, जो अपने बालाघाट की एक पहचान होगी। तो बालाघाट का एक एनसीसी कैडेट कुणाल चौक से एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुमारी इनू बिसेन, ये दोनों बालाघाट के बैनगंगा का जल और बालाघाट की शहीदों के नाम की मिट्टी को लेके आज भोपाल के लिए रवाना होंगे, जिसको हमारे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बालाघाट के प्रिंसिपल
डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने हरी झंडी देकर और कैडेटों को रवाना किया, रैली को मार्च किया। वन्य प्राणी भालू के शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा भालू को करंट लगाकर उसका शिकार किया गया था। क्या बताया? मैं मुकेश मेरावी, रेंज ऑफिसर दक्षिण लामका। अक्सर आज 6-7 लोगों को पकड़ा आपने, किस आरोप में पकड़ा? ये भालू का करंट लगा के शिकार किए थे। मगरदर्रा बीट के 1394 कंपार्टमेंट में उसको मार के वहाँ पे फेंक दिए थे। करंट इन्होंने लगाया था खेत में, और वहाँ पे जब मर गया फंसा तो उसको फिर 1394 कंपार्टमेंट में ले जाके फेंक दिए, और वहाँ जाके फिर उसका नाखून वगैरह और कलेजे वगैरह निकाले। सर करंट क्यों लगाया था इन्होंने बताया तो होगा, और कैसी जानकारी लगी आप लोगों की वहाँ पर? ये उसका जो डेड बॉडी है कंपार्टमेंट में फेंके तो स्टाफ वहाँ गया हुआ था, उनको स्मेल आई तो वो फिर उसको देखे तो भालू की डेड बॉडी थी। कब की घटना है सर ये? कल 20 तारीख को। सर कितने आरोपी बनाए? 8 आरोपी हैं। नगर के गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने मंगलवार को कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर दी। यह छात्राएं एनएसयूआई के पदाधिकारियों के नेतृत्व में अपनी कॉलेज संबंधी समस्याओं पर प्राचार्य से चर्चा करना चाह रही थीं, लेकिन समस्याएं नहीं सुने जाने पर उन्होंने चैनल गेट पर ही ताला लगा दिया और नारेबाजी की। बाद में प्राचार्य से चर्चा की गई। कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष आरती अमूल्य ने बताया कि पूरे कॉलेज में समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तो ये लड़ाई है, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़े। मेरा नाम आरती अमूल्य, कॉलेज प्रेसिडेंट गर्ल्स कॉलेज बालाघाट। मैडम आज आप लोगों ने कॉलेज में तालाबंदी की, किस कारण की तालाबंदी? देखिए हमारे महाविद्यालय से लेकर संबंधित समस्याएं थी जो लाइब्रेरी से और टीचर फैकल्टी को लेकर थी। यहाँ पर जो गर्ल्स कॉलेज में SC/ST छात्राओं को जो लाइब्रेरी से नोट्स इशू करवाई जा रही है वो अन्य महाविद्यालयों की अपेक्षा काफ़ी घटिया क्वालिटी की बोले तो चलेगा। यहाँ पर जो महाविद्यालय में जो कॉपियाँ दी जा रही है उनका साइज़ देख लीजिए आप, और अदर कॉलेज से जो कॉपियाँ मिल रही है उनका साइज़। यहाँ पर जो SSP कॉलेज वाराशिवनी और PG कॉलेज में जो कॉपियाँ दी जा रही है बच्चों को वो काफ़ी अच्छी है हमारे कॉलेज की अपेक्षा, और यहाँ पर काफ़ी पतली नोट्स है। जो बच्चे यहाँ पर देख लीजिए कि इस कॉपी में बच्चा लिखेगा क्या, जब इसका साइज़ इतना छोटा है तो लिखने में भी 1 से 2 सब्जेक्ट क्या एक टॉपिक भी नहीं आ पाएगा अच्छे से। और यहाँ पर जो रूम्स है वहाँ पर पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, कोई भी टीचर कभी भी वहाँ पर हस्तक्षेप कर लेता है। अगर क्लास लग भी रही है मान लो तो दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आ जाएगा और बच्चों को उठाकर वहाँ से ले जाएगा। वहीं एनएसयूआई के जिला सचिव भरत चौरागड़े ने भी कॉलेज की समस्या के बारे में बताया। मेरा नाम भरत चौरागड़े है, जिला सचिव एनएसयूआई। तो यहाँ कैसे पहुँचे थे? गर्ल्स कॉलेज के प्रेसिडेंट आरती अमूल्य ने बताया कि हमारे महाविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैंने इनको आश्वासन दिया था जब चुनाव थे कि आपके कॉलेज में जो भी समस्या होती है मैं सॉल्व करवाऊँगा अपने एनएसयूआई के द्वारा। तो उसी को लेके मैं लोग इन्होंने बहनों ने बुलाया और मैं आ गया। तो क्या क्या मूवमेंट हुआ आज यहाँ पे? आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारी बहनों ने मेरा खुल के सपोर्ट किए कि जो मांगे थी, एक तो मांगे थी SC/ST वाली जो कि प्रेसिडेंट ने इसके पहले बताया, और जो SC/ST को जो बुक्स थी सामान्य वर्ग में मतलब इतनी पतली कॉपियाँ देते हैं, बाकी महाविद्यालय में इस साइज़ की कॉपियाँ मिलती है। तो मैंने पूछा प्रिंसिपल सर से कि आपके महाविद्यालय स्पेशल है कि इतने साइज़ की कॉपियाँ देते हैं और ये साइज़ में, तो बोले कि संख्या के आधार पर। मैंने बोला भैया सबके कॉलेज में ज़्यादा संख्या भेदभाव किया जाता है। इस पूरे मामले में कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने कहा कि सभी समस्याएं उच्च स्तर की हैं, इसके लिए वह कुछ नहीं कर सकते। मैं दिनेश मेश्राम, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय बालाघाट। सर आज बच्चों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी थी कुछ डिमांड्स को लेकर, क्या डिमांड थी सर और ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों को? छात्राएं जो चाह रही थी कि मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी किताबें भोपाल से आती है। सर और उन्होंने बच्चों ने ये भी बताया कि जो कॉपीज़ जो मिलती है बोले दूसरे कॉलेजों में अच्छी मोटी मिल रही है और हमारे यहाँ पे बहुत पतली है, ऐसा क्यों? नहीं, छोटी और मोटी का प्रश्न नहीं है, उसमें क्वांटिटी अधिक देते हैं। जैसे 200 पेजेस की हम 4 कॉपी देंगे, बाकी जगह 400 पेजेस की 1 कॉपी, तो बात तो एक ही हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। सर पुस्तक की अगर बात करें, पुस्तकों को लेकर के काफ़ी असंवेदना व्यक्त की उन लोगों ने कि ये ठीक पुस्तकें नहीं है, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी?
नहीं, हम प्रशासन को केवल लिख सकते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि ये सारा मैटर हायर एजुकेशन डिसाइड करता है और वो हमको प्रेशर करते हैं कि आप वैसे किताबें खरीदें। मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचे। नगर के बूढ़ी स्थित ढीमर टोला के मछुआरों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ढीमर समाज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष बेनीराम मेश्राम ने बताया कि वन विभाग द्वारा वेनगंगा नदी में मत्स्य खेत पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके कारण मछुआरों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। मछुआरों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ढीमर टोला वार्ड नंबर 1 नदी में मत्स्य खेत करने से सारे ढीमरों को मना कर दिया है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, आज ढीमरों के पास कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, उसी के ऊपर निर्भर थे और पीढ़ी दर मारती हुई आ रहे थे। आज अचानक रोक लगा दिया गया है। अंत में ऐसा ना हो कि हम सामूहिक हत्या कर दे, कारण कि आज हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं, सिर्फ नदी एक ऐसी है हमारे लिए एक आय का साधन है जिससे हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे पल रहे हैं। वहीं वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिठली के ग्रामीणों ने चंदन नदी में अवैध रेत उत्खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के उत्खनन से जल स्तर नीचे जा रहा है, वहीं नदी का कटाव तेजी के साथ हो रहा है, जिसके कारण काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। हमारे यहाँ से 1 साल हो गया लगभग, तो अवैध रूप से उत्खनन कार्य चल रहा है रेत का, जिससे भूमिगत जल स्तर जो है बहुत गहराई में चले गया है। गर्मी के दिनों में पीने का पानी नहीं मिल पाता है और इतनी बदतर हालत हो गई है कि नदी का कटाव दिनों दिन करते जा रहा है और जिसके कारण बिठली जो ग्राम है वो किनारे में बसा हुआ है, जिसके कारण पानी जो है बारिश का पानी वो गांव में घुसने लगा है। तो ये दिक्कतें बन रही हैं और अवैध रूप से ये कार्य किया जा रहा है 1 साल से। वहीं रजेगांव क्षेत्र अंतर्गत टेमनी, खरखड़ी, लिमदेवाड़ा सहित आसपास की बीड़ी मजदूरों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मजदूरी की राशि ठेकेदार के माध्यम कराए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। समस्या हमको ये सर, ये बीड़ी की जो पेमेंट डल रहा है अभी खातों में, ये खाते में पेमेंट न डलते हुए ठेकेदार जो पहले होता था उसी हिसाब से हमको पेमेंट होना चाहिए 15वारी। पहले क्या होता था? पहले ठेकेदार द्वारा 15 दिन में पेमेंट होता था। 15 दिन जी। अभी कितने महीने? ये तो कोई ठिकाना नहीं सर, कभी महीने में होता है, कभी 2 महीने लग जाता है। अभी जैसे आपके खाते में जब राशि आती है तो कोई समस्या जाती है? समस्या आती है सर, कभी लिंक फेल बताता है, जाते हैं वापसी आते, 5-10 किलोमीटर दूरी पे हमको जाना पड़ता है। अच्छा, काम नहीं होते फिर वापस आओ, दूसरे तीसरे दिन जाओ, लाइन में लगे रहो, कभी लाइट का प्रॉब्लम आता है। और सर बहुत समस्या हमारे साथ में जुड़ी हुई है। इसके पूर्व कब मिला था आपको पेमेंट? ये तो अभी 8वें महीने में हुआ। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई में 1.5 दर्जन आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। इन प्रकरणों को तहसीलदार महेंद्र पटले ने संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए तत्काल इन मामलों के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को आप के पदाधिकारियों ने नगर के कालीपुतली चौक में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और श्री अग्रवाल की गिरफ्तारी और उन पर लगे सभी मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। वारासिवनी तहसील कार्यालय परिसर में मंगलवार को कोटवार संघ की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के कार्यों सहित अन्य अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन किए जाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। चरणदास चौधरी, क्या है आप? मैं हूँ यहाँ का कोटवार संघ में हूँ, मैं संचालक। किस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी? जी, आज बैठक आयोजित की गई है कि 28 तारीख को अपन लोगों को 1 दिवसीय धरना देना है। किस मांगों को लेकर? हाँ, अपनी जो पुरानी मांगे है, शासन ने जो बोली कि अपन कोटवारों का डबल कर देंगे और अभी तक अब 2 वर्ष से हम लोग इंतज़ार में हैं। अपन ने 1-2 जगह संघर्ष भी किए लेकिन अपन असफल हो रहे हैं। तो हम याद दिलाना चाहते हैं शासन को, राजस्व विभाग को, मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारी जो आपने जो हमें बोले थे, आश्वासन दिए थे, वो अपनी वादा निभा लो, क्योंकि हम चुनाव में भी जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता। पिछले समय भी अपन लोग चुनाव में गए, उस समय भी हमको कोई नहीं मिला। थाने से गए, थाने में देने के लिए गए अपना आमद, तो उनने भी बोले कि हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, तहसीलदार साहब ने बोले कि हमको ज़रूरत नहीं है, जिसने चुनाव करवाया वो दे, तो हमारे तो भत्ता ही नहीं मिला सर।
शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने मंगलवार को लोक सेवा केंद्र कार्यालय का भ्रमण कर लोक सेवा केंद्र के अंतर्गत आने वाले 16 विभागों की 106 सेवाओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी एकत्र की। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को बारीकी से समझा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम शैलेंद्र तिलगाम है। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी टिहलीबाई में व्यावसायिक शिक्षक हूँ। अभी क्या सर, यहाँ पे अपने किस विद्यालय से बच्चों को लाए हैं और क्या मार्गदर्शन दिए जा रहा है? मैं शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी से बच्चों को लेके आए हैं हमने यहाँ पे। क्या है, शासकीय जो स्कूल है टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय, वहाँ पे कक्षा 9वीं 10वीं में नया व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए लाया गया है। उसमें क्या ITES करके एक सब्जेक्ट है, उसमें बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड IT सेक्टर में जो यूज़ हैं वो बच्चों को बताया जाता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लोक सेवा केंद्र में आए हैं, तो लोक सेवा केंद्र में IT का क्या यूज़ है और वो किस प्रकार से सहायता दे रहा है बच्चे लोगों को, वो दिखाने के लिए लायक है यहाँ पे। जैसे उनको यहाँ पे आधार कार्ड बनवाना है या फिर उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, उनको मूल निवासी बनवाना है या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई काम है, वो सब कैसे यहाँ पे किया जाता है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। व्यवसायी सुनील कांकरिया के हत्यारे की खोज में जुटी पुलिस, 7 टीमों का गठन, 35 अधिकारी किए गए शामिल। बीती रात कर दी गई थी सुनील कांकरिया की उनके ही घर में हत्या। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे 2 संदिग्ध व्यक्ति। पाथरी क्षेत्र में किनारदा और कंदई के जंगल से पुलिस ने बरामद की विस्फोटक सामग्री। एक पावरफुल हैंड ग्रेनेड भी बरामद। किसी वारदात को अंजाम देने नक्सलियों ने डंप कर रखी थी सामग्री। पादरीगंज के सरपंच की आत्महत्या के मामले को लेकर हुई सरपंच संघ की बैठक। सरपंच को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। 14 दिनों से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। ज्ञापन के माध्यम से रखी जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या का किया गया त्वरित निराकरण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।